हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल नव्यान स्टडी में स्वागत है। ये क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की खोज। इससे पहले हमने पार्ट 1 में डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स को पढ़ा था। पहला हमारा स्थल था, साइट। फिर हम लोगों ने टीला यानी मॉन्ड को देखा था। देन हमने परतें यानी लेयर्स के बारे में पढ़ा था और फिर हमने संस्कृति को समझा था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। वहाँ पे इन संकल्पनाओं यानी कंसेप्ट को हमने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ा है। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। और आज का सेगमेंट है हड़प्पा सभ्यता की खोज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता था कि पुरातात्विक स्थल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ ये स्थल, जिसे हम लोग हड़प्पा कहते हैं, ये भी एक साइट है यानी पुरातात्विक स्थल है। और हड़प्पा के जैसे ही बहुत सारे साइट्स पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नदर्न वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के यानी उत्तर पश्चिम भाग में फैले हुए हैं। अब हमें देखना क्या है कि जब तक ये सभ्यता एक्टिव थी तो अपने चरम पर थी, परंतु कुछ समय के बाद ये सभ्यता धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ख़त्म होने का मतलब यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो ख़त्म नहीं हुए, वो फिर से गांवों की तरफ मूव कर गए। तो यानी हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो बर्बाद हो गए और धीरे धीरे लोग उनके बारे में भूल गए। और जब हज़ारों साल बीत गए तो पुरुष और महिलाएं यानी नए मानव समुदाय फिर से इस क्षेत्र में रहने लगे। अब उनको नहीं पता था कि जिस इलाके में या जिस जगह पर रह रहे हैं वो लोग, उस जगह पर पहले हड़प्पा सभ्यता बसती थी। तो अचानक किसी न किसी गतिविधि के कारण, चाहे वो पानी की धारा के कारण या फिर हवा से मिट्टी के कटाव के कारण, बहुत सारी अजीबोगरीब कलाकृतियाँ उद्घाटित होती थी। और या कभी खेत जोतते टाइम पे खजाना मिलना या कलाकृति मिलना आम बात थी। तो उनको ये समझ नहीं आता था कि ये कलाकृतियाँ कहाँ से आ रही हैं। तो अंतिम में हम लोग ये देखते हैं कि लोग इस सभ्यता के बारे में भूल गए थे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा को देख लेते हैं। दुर्दशा का यहाँ मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, उसके स्थान पर हमें बहुत सारे टीले मिलते हैं और इन टीलों में हमें हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई संरचनाएं मिलती हैं जो ईंटों से बनी हुई थी। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया में रेलवे का स्टार्ट किया और रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए उन्हें बहुत सारे पत्थरों की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल यानी हड़प्पा है, वहाँ पे उनको ये ईंटें मिल गई आसानी से और उन्होंने इसका इस्तेमाल रेलवे के लाइनों को बिछाने के लिए किया। अब उस समय पे इन अधिकारियों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्ञान नहीं था, तो और ना ही उनको पुरातात्विक अवशेषों के महत्व का ज्ञान था। इसीलिए हड़प्पा की ये दुर्दशा हुई। अब 1985 के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में आए और इन्हें अक्सर हम लोग भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। अब इन्होंने अपनी बुक में उल्लेख किया है कि प्राचीन स्थल से ली गई यानी हड़प्पा स्थल से ली गई ईंटों की मात्रा लाहौर और मुल्तान के बीच लगभग 100 मील रेलवे लाइन के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। यानी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हड़प्पा स्थल की जो संरचनाएं थी, उनके ईंटों का इस्तेमाल लगभग 100 मील की रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया गया। अब हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है उसकी दुर्दशा का कारण रेलवे ही नहीं था, बल्कि वहाँ के कॉमन पीपल्स भी थे जो अमूमन घर बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता के जो पुराने संरचनाएं हैं उनसे ईंटें निकाल कर अपने घर बनाते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी प्राचीन संरचनाएं जो हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा स्थल था उसकी नष्ट हो गई। लेकिन इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो है
वो काफ़ी बेहतर अवस्था में था। क्यों? क्योंकि उसको इंडियन रेलवे की जो उसका एक तरीके से कहा जाए अत्याचार था, उससे उसे बचा रहा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब कनिंघम को पता था कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है हड़प्पा, उससे उसकी संरचनाओं की ईंटों का इस्तेमाल रेलवे कर रही है और वो खुद पुरातत्व के जनक हैं, तो क्या उनको हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पा की संरचनाओं का या वहाँ से मिलने वाले पुरातात्विक अवशेषों का महत्व नहीं पता था? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, उसके जो महानिदेशक कनिंघम हैं, उनकी जो रुचि थी, वो रुचि प्रारंभिक ऐतिहासिक और उसके बाद की अवधि के पुरातत्व में थी। यानी जो 6 सेंचुरी बीसी से के बाद की जो पुरातात्विक संरचनाएं हैं, उसके अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम की रुचि थी। तो ये जो फोटो है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम की है। आप इनके साथ देख सकते हैं कि महात्मा बुद्धा की बहुत सारी स्टैचूज़ यानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जो इनकी इंटरेस्ट को शो करता है कि ये कौन से टाइम पीरियड में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये 6 सेंचुरी बीसी से रिलेटेड मूर्तियों में या फिर उनके पुरातात्विक अवशेषों में इंटरेस्टेड थे? क्योंकि इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो प्रारंभिक बस्तियों को पता लगाने का जो तरीका अपनाया था, वो था चीनी बौद्ध, यानी जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट तीर्थयात्री इंडिया में आए थे और उन्होंने जो अपने लिटरेचर छोड़े, उन लिटरेचर को अलेक्जेंडर पढ़ के उनके अंदर जो पुरातात्विक स्थल हैं, उनको ये सर्च करते थे। तो कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान पाए गए शिलालेखों को एकत्र किया, उसका दस्तावेजीकरण किया और उसका अनुवाद भी किया। जब उन्होंने स्थलों की खुदाई की, तो उन्होंने उन कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जिनके बारे में उन्हें लगा कि उनका सांस्कृतिक मूल्य है। यानी अलेक्जेंडर का जो मेन इंटरेस्ट था, वो 6 सेंचुरी बीसी के पुरातात्विक अवशेषों में था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि जो उनका सोर्स था, वो चाइनीज़ बुद्धिस्ट लिटरेचर था और इसीलिए वो हड़प्पा सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है हड़प्पा, उसके पुरातात्विक अवशेषों के महत्व को नहीं समझ पाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हड़प्पा साइट है ना, उसका भी चीनी तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा में कोई उल्लेख नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल थे, वो अब निष्क्रिय हो गए थे और जब चीनी बुद्धिस्ट यहाँ पे आए, तो उस समय वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं थी। इसीलिए चीनी बुद्धिस्ट यात्रियों ने इन ऐतिहासिक शहर जो सॉरी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो शहर थे, उनका कोई उल्लेख ही नहीं किया। इसीलिए कनिंघम को चीनी बुद्धिस्ट यात्रियों के जो लिटरेचर है या पुस्तकें हैं, उनके अंदर हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल का उनको उल्लेख नहीं मिला। इसीलिए 19वीं शताब्दी के दौरान अ, हड़प्पा सभ्यता की कलाकृतियाँ काफ़ी बार पाई गई और इनमें से कुछ कनिंघम तक भी पहुँची, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कितनी पुरानी है। क्यों? क्योंकि उनका जो सारा इंटरेस्ट था, वो 6 सेंचुरी बीसी और चीनी बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, उसके अंदर था। इवन कनिंघम को एक अंग्रेज़ ने हड़प्पा की एक मोहर भी दी और उन्होंने उसको देखा भी, बट वो उसकी समय सीमा को परखने में असफल रहे। अब ऐसा क्यों हुआ कि उनको चीज़ें मिल रही हैं, फिर भी वो उसके इम्पोर्टेंस को नहीं जान पाए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंडिया में आए, उनका ये मानना था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है, वो गंगा घाटी के शहरों से स्टार्ट होती है। इसीलिए वो लोग मतलब कनिंघम, जब उनको पुरानी चीज़ें मिल रही थी, हड़प्पा की चीज़ें मिल रही थी, तो वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह यानी कनिंघम कई अन्य लोगों की तरह सोचते थे, कई अन्य लोग मतलब ब्रिटिशर्स की तरह सोचते थे, जो कि भारतीय इतिहास गंगा घाटी के के पहले शहरों से शुरू हुआ था। ठीक है, तो वो इसके महत्व को इसलिए नहीं समझ पाए। देन अब इसके बाद की घटनाएं क्या है, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद की घटनाएं। तो हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद 20वीं सदी के शुरुआत में दयाराम साहनी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरों की खोज की और
जो कि निश्चित रूप से प्रारंभिक ऐतिहासिक स्तरों से पुरानी है। अब इस लाइन को आपको समझना है। प्रारंभिक ऐतिहासिक स्तर, इसका मतलब है 6th सेंचुरी BC। और स्तर का मतलब है कि जब हमने टीला पढ़ा था तो टीले में देखा था हमने कि अगर ये टीला है और ये इस पे मानव की गतिविधियाँ हुई हैं, तो अगर हम लोग देखें, निर्धारण करें कि अगर सपोज़ कीजिए ये वाला जो लेयर है ये 6th सेंचुरी BC का है, तो जब हम उत्खनन करते हुए नीचे जाते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की जो चीज़ें हैं वो 6th सेंचुरी BC के नीचे के लेयर से मिलती है। तो तब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो महत्व का लोगों को एहसास हुआ, हड़प्पा से मिलने वाली चीज़ों का लोगों को एहसास हुआ। फिर एक पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं राखलदास बनर्जी, उनको भी मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी ही चीज़ें मिली, और जब दोनों जगहों की चीज़ों को मिलाया गया तो उनमें समानता पाई गई, और फिर ये माना गया कि ये जो दोनों ही पुरातात्विक स्थल हैं वो एक ही संस्कृति का हिस्सा हैं। अब आपको यहाँ पे वही वर्ड आ गया, संस्कृति। तो मैंने क्या बताया था कि एक विशिष्ट समय पे एक विशिष्ट भौगोलिक एरिया में जब समान रूप से चीज़ें पाई जाती हैं, एक समान पाई कलाकृतियाँ पाई जाती हैं, तो उसको कंबाइंडली हम लोग संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में ही एक समान चीज़ें पाई जा रही हैं, जो कि एक कालक्रम और एक भौगोलिक विशिष्ट भौगोलिक एरिया से मिलती हैं, तो इसलिए हम उसको संस्कृति का कहते हैं। अब ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये हैं हमारे दयाराम साहनी, और ये हैं राखालदास बनर्जी। देन अब अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जो नेक्स्ट पर्सन जिनको हमें याद करना है वह है जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल 1924 में ASI के महानिदेशक बने, और इन्होंने अपनी खोजों के आधार पर 1924 में दुनिया को ये बताया कि भारत के अंदर एक नई सभ्यता खोजी गई है, जो कि क्या है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब एक इतिहासकार हैं SN रॉय, इन्होंने अपनी पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसमें ये लिखा है कि मार्शल ने भारत को 3000 साल पुराना पाया था जब उन्होंने इसे पाया था। मतलब इसका सिंपल मतलब है कि जब जॉन मार्शल इंडिया में आए उस समय पे इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होती थी, बट मार्शल ने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोज की घोषणा की, और जब उन्होंने खोज की घोषणा कर दी तो उसके बाद से भारत की जो सभ्यता है या भारत का जो इतिहास है वो 3000 साल पुराना हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अब अब हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा करी तो उस समय पर मेसोपोटामिया में भी बहुत सारी खोजें हो रही थी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेसोपोटामिया के स्थलों पर खुदाई के दौरान इसी तरह की मोहरें पाई गई। इट मीन्स मेसोपोटामिया के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें मिली, तो इससे ये पाया गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता क्या है, एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन हैं। यानी अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि निर्धारण है अपने शुरुआती दौर में मेसोपोटामिया से की गई है। यानी उस समय पे इतनी ज़्यादा तकनीकी विकास या डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो हमारी जो तिथिकरण की विधि थी वो मेसोपोटामिया के आधार पर की गई थी। अब इससे जॉन मार्शल के आने के बाद भारतीय पुरातत्व में काफ़ी बदलाव आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जॉन मार्शल खुद एक पेशेवर यानी प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे। भारत में आने से पहले ये ग्रीस और क्रीट में काम कर चुके थे, इनको वहाँ पे काम करने का अनुभव था। अब मार्शल ने क्या किया कि टीले का क्षैतिज इकाइयों के रूप में उत्खनन किया, और उन्होंने जब उत्खनन करते थे वो टीले को एक समान रूप से देखते थे। मतलब इसका मतलब ये है कि वो टीले के अंदर जो स्ट्रेटिग्राफी है ना उसकी अनदेखी करते थे। जैसे देखिए ये चित्र है, अब इस चित्र की खुदाई हो रही है, तो इस चित्र की खुदाई हो रही है तो वो इस चित्र में आपको देखेंगे, जैसे हमारा ये साइट है, साइट पे हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर मिल रही है, मॉन्ड में हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर मिल रही है। तो उन्होंने अगर इसको ऐसे इस पर्टिकुलर एरिया को खुदाई किया तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी चीज़ें मिली ना उनको एक साथ रख दिया,
उनको करना क्या चाहिए था कि इस लेयर से जो चीज़ें मिली उनको अलग रखे, इस लेयर से जो चीज़ें मिली उनको अलग रखे, इस लेयर से जो चीज़ मिली उनको अलग रखे, और सबसे ऊपर की जो लेयर से जो चीज़ें मिली उनको अलग रखे। बट वो कर क्या रहे थे, वो कर रहे थे कि इस पूरे एरिया को एक्सकेवेट किया, यहाँ से जितनी भी चीज़ें मिली उन सबको एक साथ रख दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि इतिहास का जो कालक्रम है वो डिस्टर्ब हो गया, स्ट्रेटोग्राफी जो थी वो डिस्टर्ब हो गई और उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा। ठीक है। देन अब इस चीज़ को सुधारा R.E.M. व्हीलर यानी मॉर्टिमर व्हीलर ने। किस चीज़ को, ये जो गलती जॉन मार्शल कर रहे थे कि पूरे एक एरिया की एक्सकवेशन करके उसकी लेयर्स को ध्यान न रखे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में जो चीज़ें मिली हैं उनको एक ही साथ एक जगह रखना से वो सांस्कृतिक कार्यक्रम डिस्टर्ब किया। वो चीज़ को सुधारा सर मॉर्टिमर व्हीलर ने। अब व्हीलर ने माना कि समान क्षैतिज रेखाओं के साथ यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की स्ट्रेटिग्राफी का पालन करना आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि टीले के अंदर जो लेयर्स होती हैं ना उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर हम टीले का एक्सकवेशन कर रहे हैं तो इसकी स्ट्रेटिग्राफी, इसकी परतों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर परतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मानव की गतिविधियों का जो सांस्कृतिक क्रम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये जो मॉर्टिमर व्हीलर थे ये सेना में ब्रिगेडियर थे, और सेना का जो अनुशासन होता है उस अनुशासन को वो पुरातत्व में लेके आए, और इसकी वजह से पुरातत्व को बहुत फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इस पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग एक अगले इसके नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।